प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 4th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें अब तक हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन की हो चुकी थी, मतलब धन आवेश की हो चुकी थी। तो फिर जैसे कि परमाणु के मॉडल की बात चली, वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचारानुसार अपने परमाणु के मॉडल दिए कि परमाणु में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। पहला नाम था उसमें जे थॉमसन का, जिसने दिया था तरबूज का मॉडल। याद है बेटा? तरबूज का मॉडल दिया था, जिसे हम लोग क्रिसमस पुडिंग भी कह सकते हैं। जैसे क्रिसमस का पेड़ होता है ना, उसमें रेजिन दाग लगे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। जैसे कि लाल जो भाग है तरबूज का, वो रिप्रेजेंट करता है धन आवेशित गोले को, और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं उसके बीजों की तरह। ठीक है बेटा? तो ये था थॉमसन का मॉडल, लेकिन वह आने वाले जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा किए एक्सपेरिमेंट्स को वह एक्सप्लेन नहीं कर सका, प्लस ये भी नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है परमाणु के अंदर। उसके बाद इसी कमी को दूर करने के लिए आया बेटा रदरफोर्ड मॉडल। उसमें क्या था, उसने अल्फा कण की बौछार करवाई और इलेक्ट्रॉनों को अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर गिराया, और इससे ये पता लगा कितने इलेक्ट्रॉन टकराकर वापस आ गए, कितने किस एंगल पर आए, कितने आर पार निकल गए। उस आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो धन आवेश है वो बहुत सीमित क्षेत्र में संपीड़ित है, एक स्थान पर है परमाणु के अंदर, और बहुत हैवी है, बहुत भारी है, और तभी तो इतने भारी 4 यूनिट वाले अल्फा कण उससे टकराकर वापस आ गए। अब चूंकि अल्फा कण भी धन आवेशित थे, तो धन आवेश के द्वारा ही धन आवेशित टकराकर वापस आ सकता है। तो जो अल्फा कण टकराकर अधिकांश वापस आए थे, कुछ वापस आए थे, उससे ये पता लगता है कि उसके अंदर बहुत भारी धन आवेशित कण भी है। ठीक है बेटा? आगे देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल वैसे काफी हद तक अच्छा था। उसने बताया था कि जो धन आवेश है वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन से चारों चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी, वैद्युत चुंबकीय थ्योरी के अनुसार जब कोई आवेशित कण चक्कर काटता है तो वह ऊर्जा छोड़ता है, और छोड़ता छोड़ता बेटा उसका पथ छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे वह गिर जाएगा नाभिक में आकर के। और इस प्रकार से रदरफोर्ड मॉडल जो है वो कैंसिल हो गया, वो फ्लॉप हो गया, वो निरस्त कर दिया गया, आलोचना कर दी गई। इसकी कमियों को दूर करने के लिए बेटा फिर नील्स बोहर नाम का वैज्ञानिक, बोहर भी कह देते बेटा और बोर भी कह देते हैं, BOHR होती स्पेलिंग से, नील बोर ने अपना मॉडल दिया। उसने क्या बताया? उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर काट सकते हैं, और इन कक्षाओं को नाम दिया उसने विविक्त कक्ष। क्या कहा बेटा? विविक्त कक्ष। और ये बताया कि धन आवेश जो है वो परमाणु के नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यूं। ठीक है ना? इन कक्षाओं को उसने नाम दिया, एक का नाम दिया, जैसे कि 1 2 3 कहा है तो 1 2 3 से दिखाओ, 1 2 3 4 इस प्रकार से दिखाओ। ठीक है बेटा? या फिर इन्होंने नाम दिए KLMN। ठीक है ना? तो नाभिक के पास वाला जो था, सबसे नजदीक वाला था, उसको नाम दिया उसने K का। ठीक है ना? उसके बाहर वाला था, बाद वाला था, उसका नाम दिया उसने L का, उसके बाद M का, उसके बाद उसने नाम दिया N का। ठीक है बेटा? इसकी जो संख्या थी N = 1, N = 2, N = 3, N = 4। ठीक है बेटा? तो उसने ये बताया कि ये कक्ष सिर्फ कक्ष नहीं है, ये सिर्फ महज कक्ष नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के अंदर एक निश्चित ऊर्जा होगी तभी तो चक्कर काट रहा है वो। तो बेटा इस प्रकार से वो अपनी ऊर्जा नहीं छोड़ेगा, उसकी निश्चित ऊर्जा होगी। तो इनको हम विविक्त कक्ष भी कह सकते हैं, इनको हम ऊर्जा कक्ष भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स। ठीक है बेटा? ऊर्जा स्तर। तो एक इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है, इसकी एनर्जी निश्चित होगी और इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इससे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनमें ज्यादा होगी और इनमें और ज्यादा होगी, बाहर वालों से ज्यादा होगी। और जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी वही अस्थायी रहेगा, उसको बाहर निकालना आसान रहेगा। तो सबसे बाहर वाले कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और सबसे अंदर वाले कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। ठीक है बेटा? तो ये उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर काटते हैं, उन कक्षाओं का अपना खुद का एक ऊर्जा स्तर होता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित नहीं करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपना कक्ष छोड़ के दूसरे में जा सकता, ये उसकी फिक्स एनर्जी है उस कक्ष की। ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या बताई थी उसने, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? K में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में हम नहीं भर सकते। ठीक है? L में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 8,
8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगले में नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, दूसरे में। उसके बाद तीसरे में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18। ये बेटा 9th क्लास तक बात आपकी, 9, 10 तक मान लो इस बात को। 11th क्लास में अगर आप साइंस पढ़ते हो तो इनके सब डिवीजन हो जाएंगे, आगे चल के सब डिवीजन हो जाएंगे, कक्षों के उपकक्ष आ जाएंगे, मतलब समझ गए ना। इसके 2 बन गए, इसके 3 जो भी है, मतलब आगे चल के आप देखोगे तो काफी लंबा है प्रोसेस। तो अभी तो सिर्फ माइनर सा आपको छोटे लेवल पे सिखाया जा रहा है कि कैसे होते हैं, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं हम लोग। तो इस आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बेटा इनके बनाए गए फिर सभी परमाणुओं क्या बनाए गए बेटा, मॉडल बनाए गए कि इलेक्ट्रॉन किस में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है बेटा। तो आज आपने करना है नील्स बोहर का मॉडल, ठीक है। तो आज के लेक्चर बेटा इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। आपने यहाँ तक पढ़ना है पूरा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और अब ये है नील्स बोहर मॉडल। ये बहुत बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया और आज तक हम इसी को मानते हैं। 1-2 कमियां हैं वो बाद में दूर कर ली जाती हैं, तो होता ही रहता है बेटा। तो इसमें वैसे किसी ने उस टाइम, इस वक्त भी कोई खास कमी नहीं है इसके अंदर। तो ये जो मॉडल है ये आज भी वैलिड है और स्वीकृत है, ठीक है बेटा। तो आज के साथ ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।